शुरुआत करते हैं उस ऐतिहासिक मोड़ से जिसने इस पूरी गाथा की शुरुआत की। 15 अगस्त 1947। 190 वर्षों का लंबा ब्रिटिश शासन आखिरकार खत्म हुआ। हाँ, दशकों के संघर्ष और अनगिनत बलिदानों के बाद आज़ादी मिली। लेकिन जब हम इन सोर्सेस को पढ़ते हैं तो एक बात बहुत साफ हो जाती है कि वो आज़ादी की सुबह उतनी सुनहरी नहीं थी जितनी कहानियों में बताई जाती है। बिल्कुल नहीं। आज़ादी अपने साथ एक बहुत ही कड़वी और खौफनाक सच्चाई लेकर आई थी। देश का सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा। ये एक ऐसा विरोधाभास था जिसका सामना उस समय के नेताओं को करना पड़ा। एक तरफ आज़ादी का जश्न और दूसरी तरफ विस्थापन का मातम। अगर हम इसके कारणों को देखें तो फाइल्स मुख्यतः दो चीज़ों की तरफ इशारा करती हैं। पहली, अंग्रेज़ों की वो डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की नीति, जिसने सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह कमज़ोर कर दिया था। और दूसरी वजह थी जिन्हा की वो टू नेशन थ्योरी या द्विराष्ट्र सिद्धांत। इस थ्योरी ने ये तर्क दिया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं और इसी आधार पर पाकिस्तान की मांग ने एक हिंसक रूप ले लिया था। सही कहा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है जो इस डेटा को पढ़ते वक्त मेरे दिमाग में भी आ रहा था। हाँ, वो नेताओं के बारे में ना, कि जो उस दौर के दिग्गज नेता थे जिन्होंने दशकों तक आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व किया, आखिर वो इस सांप्रदायिक आग को भांपने में इतने विफल कैसे रहे? वही तो। इन फाइल से साफ झलकता है कि शीर्ष नेतृत्व ने इस खतरे को बहुत कमतर आंका था। क्या उन्हें सच में लगता था कि बंटवारा सिर्फ नक्शे पर खींची गई एक लकीर तक ही सीमित रहेगा? देखिए, सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि पॉलिटिकल लेवल पर जो फैसले लिए गए और जो जमीनी हकीकत थी, उसमें एक बहुत बड़ा फासला था। नेताओं को शायद लगा कि टू नेशन थ्योरी केवल एक प्रेशर टैक्टिक्स है, टेबल पर दबाव बनाने के लिए। लेकिन जब ये जमीन पर उतरा तो इसने दुनिया के इतिहास का सबसे तेज और सबसे बड़ा मानव विस्थापन पैदा कर दिया। अगर हम स्केल देखें तो एक तरफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, वेस्टर्न पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर वेस्टर्न पाकिस्तान बन रहा था, और दूसरी तरफ ईस्टर्न बंगाल को काटकर ईस्टर्न पाकिस्तान। और इन क्षेत्रों के बीच जो आबादी इधर से उधर हुई, उसके लॉजिस्टिक आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। रिकॉर्ड बताते हैं कि कैसे ट्रेनें विस्थापितों से खचाखच भरी हुई थीं। छतों पर, पायदानों पर लोग लटके हुए थे जान बचाकर। जो लोग सदियों से पड़ोसी थे, वो रातों रात खून के प्यासे हो गए। मीलों लंबे पैदल जत्थे, जिनमें बुजुर्ग और बच्चे शामिल थे, एक नई अनजान सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। सोचिए, एक ऐसी सरकार जिसका ठीक से गठन भी नहीं हुआ था, उसके सामने अचानक लाखों शरणार्थियों का संकट खड़ा हो गया। खाने का, पीने का, दवाइयों का। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं था, बल्कि एक पूरा ढांचागत पतन था। क्योंकि पूरी ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और सेना का भी तो उसी वक्त बंटवारा हो रहा था। बिल्कुल, जिस पुलिस को ये हिंसा रोकनी थी, वो खुद बंटवारे के प्रोसेस से गुजर रही थी। उन लाखों लोगों को कैंप में रखना और फिर उन्हें बसाना, ये किसी भी नए देश के लिए एक असंभव टास्क जैसा था। लेकिन चैलेंजेस यहाँ खत्म नहीं हुए। आज़ादी के तुरंत बाद इन दस्तावेजों में एक और बहुत ही पेचीदा चैप्टर आता है, 565 देशी रियासतों का एकीकरण। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। आज जो भारत का नक्शा हम देखते हैं, वो एक ठोस देश लगता है। लेकिन 15 अगस्त के दिन जैसे ही ब्रिटिश पैरामाउंसी खत्म हुई, भारत टेक्निकली 565 टुकड़ों में बटा हुआ था। और इन सभी रियासतों के पास ये लीगल ऑप्शन था कि वो भारत में जाएं, पाकिस्तान में जाएं, या फिर अपना एक अलग आज़ाद देश बनाकर रहें। मतलब ये तो पूरे देश के बैल्कनाइजेशन का खतरा था। एग्जैक्टली। अगर ये रियासतें अलग देश बनने का फैसला करती, तो जगह जगह अलग देशों की सीमाएं होती, ट्रेन लाइन और ट्रेड सब ठप हो जाता। इस संकट का समाधान करने की जिम्मेदारी थी पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंधों पर। सरदार पटेल की स्ट्रैटेजी वाकई काबिले तारीफ थी। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ अपील नहीं की, बल्कि साम दाम दंड भेद की नीति का बहुत ही कुशल इस्तेमाल किया। हाँ, कई राजाओं को देशभक्ति का वास्ता दिया, तो कईयों को प्रिरी पर्स यानी स्पेशल भट्टों का लालच दिया, और जहां जरूरत पड़ी वहां जनता के विद्रोह का डर भी दिखाया गया। इसी कूटनीति के दम पर उन्होंने ज्यादातर रियासतों को इंडियन यूनियन में शामिल कर लिया। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने इस प्रोसेस को रोक दिया था: हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। पटेल ने अपनी सूझबूझ से हैदराबाद और जूनागढ़ को तो सुलझा लिया, जहां वहां की जनता की राय को बेस बनाया गया। लेकिन कश्मीर का मसला,
सबसे अलग और काफी पेचीदा साबित हुआ। कश्मीर का जो पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। वहाँ के शासक राजा हरी सिंह पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। वो चाहते थे कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग एक राष्ट्र बने। पर उनकी ये न्यूट्रलिटी ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना के सपोर्ट से कबायलियों ने कश्मीर पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। वो हमला इतना अचानक और तेज था कि कश्मीर की सेना उसको रोक नहीं पाई और यहाँ पर पूरा पॉलिटिकल इक्वेशन बदल गया। बिल्कुल। अपनी राजधानी श्रीनगर को बचाने के लिए महाराजा हरी सिंह को भारत से मिलिट्री हेल्प मांगनी पड़ी और उन्होंने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए। इस लीगल डॉक्यूमेंट के साइन होते ही कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। और फिर इंडियन आर्मी ने एयरलिफ्ट के जरिए वहां पहुंचकर फ्रंट संभाला। फाइल्स में जिक्र है कि कैसे इंडियन आर्मी ने आक्रमणकारियों को खदेड़ना शुरू किया, लेकिन फिर एक डिप्लोमेटिक ट्विस्ट आया। हाँ, मामला यूनाइटेड नेशंस में गया। यूएन के इंटरवेंशन के बाद सीज फायर अनाउंस हो गया, जिसका जमीनी असर यह हुआ कि कश्मीर का लगभग 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, जो आज भी एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इशू है। और इसी युद्ध जैसी कंडीशन के कारण कश्मीर के लिए एक अलग और टेम्पररी अरेंजमेंट करना पड़ा। सही कहा आपने। दस्तावेज ये क्लियर करते हैं कि इसी स्ट्रैटेजिक जरूरत के चलते भारतीय संविधान में धारा 370 को जोड़ा गया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला। ये उस वक्त के क्राइसिस को हैंडल करने के लिए बनाया गया एक टेम्पररी ब्रिज था। और इन सोर्सेस से ये भी पता चलता है कि दशकों बाद आखिर 2019 को इस धारा 370 को खत्म कर दिया गया। मतलब वो कानूनी व्यवस्था जो उस क्राइसिस के वक्त बनी थी, वो अब इतिहास का एक क्लोज्ड चैप्टर बन चुकी है। अगर हम इन सारी घटनाओं को, जैसे आज़ादी, विस्थापन और रियासतों का एकीकरण, एक साथ देखें तो एक बात समझ आती है। क्या? ये है कि जमीन को तो जोड़ लिया गया था, लेकिन सिर्फ बॉर्डर तय करने से कोई देश नहीं बनता। इतनी भाषाओं और धर्मों वाले देश को एक साथ चलाने के लिए एक बहुत मजबूत ढांचे की जरूरत थी। वही मैं कहने वाली थी। तो इसका कुल मिलाकर मतलब क्या है? हमें एक ऐसी नियम पुस्तिका चाहिए थी जो सबको एक सूत्र में बांध सके, और वो थी हमारा संविधान। इसके बनने की कहानी भी किसी एपिक से कम नहीं है। बिल्कुल, ये कोई आम काम नहीं था, बल्कि एक पूरे उपमहाद्वीप के फ्यूचर का ड्राफ्ट तैयार करना था। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशंट असेंबली यानी संविधान सभा बनाई गई, जिसमें 389 सदस्य थे। 9 दिसंबर 1946 को इनकी पहली मीटिंग हुई। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके परमानेंट प्रेसिडेंट बने, और इस पूरे काम को स्मूथली करने के लिए 22 अलग-अलग कमिटीज बनाई गईं। और उन 22 कमेटीज में सबसे इंपॉर्टेंट थी 7 मेंबर्स वाली ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अम्बेडकर जी की भूमिका सिर्फ कानून लिखने की नहीं थी। हाँ, उन्हें तो उन 389 मेंबर्स की अलग-अलग मांगों और विचारों को एक लॉजिकल, लीगल फॉर्म देना था। ये बहुत मुश्किल टास्क था। संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के संविधानों का बहुत बारीकी से स्टडी किया। यूएस से फंडामेंटल राइट्स लिए, ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम, और ऐसी ही बेहतरीन चीजों को इंडियन कंडीशंस के हिसाब से ढाला गया। हर एक आर्टिकल पर लंबी बहस हुई, और इस पूरे प्रोसेस में कितना वक्त लगा पता है? 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ये लंबा समय ही बताता है कि उस दौर के लीडर्स में कितना पेशेंस था। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया, जिसे हम रिपब्लिक डे कहते हैं। लेकिन इस सब में जो सबसे अहम हिस्सा उभर कर आता है, वो है इस संविधान की मूल भावना, जिसे हम प्रियम्बल या प्रस्तावना कहते हैं। सही पकड़ा। कोई भी लॉ बुक तब तक जिंदा नहीं हो सकती जब तक उसमें जनता की भावना ना हो। प्रियम्बल इस बात की सबसे बड़ी घोषणा करता है, भारत को एक सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर करना। समाज में जो जाति, धर्म और अमीरी गरीबी का भेदभाव था, उसके बीच हर सिटीजन को इक्वालिटी का राइट देना उस वक्त एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। सॉवरन होने का मतलब था कि अब हमारे फैसले दिल्ली में होंगे, लंदन में नहीं। पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का असली मतलब तो तभी निकलता जब जनता अपनी सरकार खुद चुनती, और इसी वादे को पूरा करने के लिए भारत ने पहले आम चुनाव की तरफ कदम बढ़ाया। 1951-52 के वो आम चुनाव पूरी दुनिया के लिए ये एक आश्चर्य का विषय थे। वेस्टर्न दुनिया के तो कई पत्रकार मान बैठे थे कि भारत जैसा गरीब देश इस डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट में बुरी तरह फेल हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन का स्केल देखिए, लगभग 17 करोड़ 30 लाख वोटर्स,
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इनमें से ज्यादातर लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने से लेकर उन्हें सिंबल्स के आधार पर वोट डालना सिखाना एक लॉजिस्टिक चमत्कार था। अलग अलग पार्टीज के लिए अलग बैलेट बॉक्सेस रखे गए थे। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए आज़ादी का पहला असली एहसास था। जब उन अनपढ़ और गरीब माने जाने वाले सिटीजन्स ने लाइन में लगकर आराम से वोट दिया तो उन्होंने दुनिया को गलत साबित कर दिया। बिल्कुल, इन चुनावों ने दिखा दिया कि डेमोक्रेसी के लिए फॉर्मल एजुकेशन से ज्यादा अपने राइट्स की समझ होना जरूरी है, और इसी के साथ भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में खड़ा हो गया। क्या शानदार सफर रहा है ये। अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो देखते हैं कि कैसे आज़ादी के साथ बंटवारे का दर्द मिला, फिर कैसे 565 रियासतों को एक किया गया, और उस नक्शे में रंग भरने के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण किया गया जिसने पावर आखिरकार आम नागरिक के हाथ में दे दी। आज के समय में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। कोई भी बड़ा सिस्टम ओवरनाइट नहीं बनता। जब नई व्यवस्था बनती है तो टकराव होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। इनको सुलझाने के लिए पेशेंस और क्लियर रूल्स की जरूरत होती है। सही कहा। ये शुरुआती 50 साल आज भी किसी बड़े बदलाव के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है। आज की चर्चा ने वाकई बहुत सी परतों को खोला है। हम एक नेशन बिल्डिंग की पूरी मशीनरी समझ आई। बिल्कुल। और जाने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो इन फाइल्स को पढ़कर मेरे दिमाग में आया। हमने देखा कि रियासतों को जोड़ने और बाल्कनाइजेशन को रोकने के लिए नेताओं ने कितनी मेहनत की। हाँ, बहुत ज्यादा। तो सवाल ये उठता है कि क्या उस बंटवारे और देश टूटने के डर ने हमारे संविधान निर्माताओं को इतना डरा दिया था कि उन्होंने जानबूझकर सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत से ज्यादा ताकतवर बना दिया? ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। क्या उस शुरुआती इनसिक्योरिटी की वजह से स्टेट्स की ऑटोनॉमी और उनके अधिकारों को हमेशा के लिए लिमिट कर दिया गया ताकि देश फिर कभी ना टूट सके? ये हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पर आज भी हमें सोचना चाहिए। वाकई ये बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। क्या स्ट्रॉन्ग सेंटर की जरूरत आज भी उतनी ही वैलिड है, या वो सिर्फ उस दौर के डर का नतीजा था? इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, बल्कि वो है जो हमारे आज को आकार दे रहा है। हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार नए विषय के साथ फिर लौटेंगे।